स्टूडेंट्स बहुत बड़ा रोल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी मेंटल स्टेबिलिटी का, हमारे कॉन्फिडेंस का। जहां भी डिमोटिवेशन हो सकता है उसे पूरा ब्लॉक कर देंगे। क्वेश्चन पेपर आपके पास आए, उसे जरा प्यार से देखिए उसे एक नजर प्यार से देखिए और अपने ईश्वर को याद करिए। अगर नहीं करते इन्विजिलेटर तो फिर नहीं करना पड़ेगा, फिर दिमाग में कीवर्ड्स को पिकअप करना पड़ेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स OMR गलत फिल होने के कारण जब सिलेक्ट नहीं होते, उससे बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। और अब जैसे कि नीट 2023 बस पास आता ही जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैं फॉलो करती थी जब मैंने मेरा AIPMT, जिसे आप नीट कहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, या मैंने जब मेरा प्री PG दिया था, मेरे फाइनल प्रॉफ के साथ सिलेक्शन हुआ था। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करती थी, और मैं इसे कहती हूँ परफेक्ट 13 पॉइंटर पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। नाउ इसका क्या मतलब है? कहानी की शुरुआत, उस दिन की शुरुआत होती है स्टूडेंट्स सबसे पहले एंट्री इनटू द एग्जाम हॉल। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय पर आप किसी और से बात ना करें। बी विथ योर सेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है स्टूडेंट्स, जनरली हॉल में जाने के पहले आपको आपका फ्रेंड मिल गया उसी सेंटर पर, उसने आपसे सडनली एक क्वेश्चन पूछ लिया, और मान लो वो क्वेश्चन आपको नहीं आया और उसने कहा अरे यार तुझे ये नहीं आता, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं तो खुद ही घबराया हुआ घूम रहा हूं और आप भी घबरा गए। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा रोल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी मेंटल स्टेबिलिटी का, हमारे कॉन्फिडेंस का। तो इसीलिए प्लीज कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 डेज बिफोर द एग्जाम, यानी 5th में से किसी भी फ्रेंड से, किसी भी ऐसे रिश्तेदार से जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, बात करना बंद कर दीजिए। अपने आप को बिल्कुल अलूफ रखिए। इसके बाद आपके पास में कुछ हैंडआउट्स होने चाहिए जो फाइनल आपने बनाए हुए हैं, बस रिविजन करने के लिए हॉल में जाने के पहले। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा या डेट जो आप हमेशा मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, वो आप रीड कर सकते हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मस्त रहो, फिर अपने आनंद में रहो, कॉन्फिडेंट रहो। एंड टाइम पर पैनिक क्रिएट होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेंटर पर वेल बिफोर टाइम हमें पहुंचना है, वेल बिफोर टाइम, ताकि कोई पैनिक क्रिएट ना हो। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम आगे भी बात कर लेंगे उस पर, वो सब हमारे पास होने चाहिए, पूरी फाइल होनी चाहिए, ड्रेस कोड वगैरह हम प्रॉपर फॉलो करेंगे। बट हम एटलीस्ट 2 दिन यानी 5th में से अपने ही साथ रहेंगे। हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, जहां भी डिमोटिवेशन हो सकता है उसे पूरा ब्लॉक कर देंगे। नाउ नंबर 2, गेटिंग द क्वेश्चन पेपर। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, कई स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं और कई स्टूडेंट्स जो है दमादम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर आपके पास आए, उसे जरा प्यार से देखिए उसे एक नजर प्यार से देखिए और अपने ईश्वर को याद करिए। उनसे एक बार प्रे करिए, हे भगवान, मैंने जो पढ़ा है वो आया हो और वो मुझे याद आ जाए और मैं उसे सही अटेम्प्ट कर पाऊं। अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन कुछ भी करते हैं तो 2 से 3 बार थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो। इससे हमारी ब्रीथ रेगुलराइज हो जाती है और हमारे टिश्यूज को, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलराइज हो जाती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब सारा खेल होने वाला है उन 3 घंटे 20 मिनट का। अब इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना मत शुरू करिए। OMR पे अपना नाम और रोल नंबर पहले भरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर सपोज करो कि मैंने नेम लिखा तो सही है, सपोज मैंने नेम अपना सही लिखा आकांक्षा, लेकिन जब मैं बबल कर रही थी तो सपोज मैंने A की जगह B में बबल कर दिया, तो मैं क्या करूं? वो पैनिक कर जाते हैं। ध्यान रखो, अगर बबल गलत हो भी गया तो नो टेंशन, क्योंकि नाम और रोल नंबर मैनुअली चेक होता है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को लेके आप बिल्कुल मत घबराना। लेकिन हाँ, नाम और रोल नंबर बिल्कुल हमें शुरू में लिखना है, वो 2, 3, 4 मिनट हमें देने हैं शांति से। नाउ इसके बाद एक बार पूरा पेपर स्कैन करो। पेपर स्कैन का मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं रीड करने, आप देख लो कि आपके पास सारे पेजेस आए हैं या नहीं, रफ वर्क के लिए पेजेस हैं या नहीं, कोई पेपर मिसिंग तो नहीं है। जी हाँ, ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ। पता पड़ा पेपर नंबर 7 जो है, शीट नंबर 7, वो मिसिंग है और वो बाद में दिखता है और फिर वो पैनिक क्रिएट होता है, फिर वहां इन्विजिलेटर भी कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज एक बार स्कैन कर लो, पेपर पे नंबर्स देख लो, 1 2 3 4 सारे पेपर्स हैं या नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सारे सेक्शंस हैं या नहीं, A सेक्शन, B सेक्शन। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, बट ये स्कैनिंग हमें करनी है। नाउ नंबर 5, OMR फिलिंग। OMR फिलिंग में बहुत ध्यान से OMR फिल करना है। OMR फिलिंग में मैं आपको एक रामबाण तरीका बता देती हूं, और वो ये है कि सपोज अगर ये सर्कल है तो सर्कल की आउटिंग से स्टार्ट करो, ऐसे फिल करना शुरू करो।
ऐसे मार्क इट लाइक दिस, बहुत अच्छे से मार्क हो जाता है स्टूडेंट्स। अभी तो ये पेन का मैंने पतला वाला निप कर रखा है, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से जल्दी से मार्क होता है। आप ऐसे मत करो इसको, ऐसे मत करो, ऐसे भी मत करो, इसमें भी निकलने का रिस्क होता है। दिस इज द राइट वे। स्टार्ट फ्रॉम मार्जिन्स एंड देन गो इनसाइड, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलो OMR कब फिल करनी है वो भी हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद में OMR भी अपनी शीट अपन ने चेक कर ली। अब आप सब जानते हैं, इस पैटर्न से आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं डियर स्टूडेंट्स, कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी सब में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस करने हैं एंड सेक्शन बी जो है उसमें 10 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस करने हैं, यानी टोटल हमें 180 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। अब इसमें एक बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। देखो कंपलसरी लिखने का ये मतलब नहीं आपको लगा के ही आना है आंसर, आपको आता है तो ही सॉल्व करना है। आप मैक्सिमम कर सकते हो सारे, पर नेगेटिव मार्किंग का तो ध्यान रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, हम अलग से बात कर लेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो उसे छोड़कर आइए, ऐसा नहीं 35 के 35 लगाकर ही आने हैं। दूसरी चीज, इसमें स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं 10 आउट ऑफ 15 में। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, एनटीए ने आपको यहाँ चॉइस दी है, यानी वो कह रहे हैं आप 15 में से 10 करो, पर मान लो आप 11 करके आ गए और आपका 10th रॉन्ग है और 11th वाला राइट है, तो वो नहीं माना जाएगा। फर्स्ट 10 ही माने जाएंगे, जो भी आपने अटेम्प्ट करे हैं फर्स्ट 10 ही माने जाएंगे। तो आपको वही 10 करने हैं जो आपको आते हैं, सबसे पहले जो आते हैं वही 10 करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पर मैं एक बहुत शानदार आपको टिप देती हूँ, आपको मजे आ जाएंगे। ये मैं बहुत फॉलो करती हूँ अपने सारे एग्जाम्स में, प्री पीजी में, सब में मैंने फॉलो करा है, और वो ये है कि स्टार्ट विथ शॉर्टर क्वेश्चंस। जो छोटे क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, उनसे ट्राई करो। देखो समझो, मान लो क्वेश्चन 1 है, वो बड़ा लॉन्ग है, बड़ा लेंदी है, उसको पढ़ो ही मत, आप छोड़ दो। क्वेश्चन 2 छोटा सा है, आपने पढ़ा, आपने आंसर कर दिया। 3 छोटा सा है, पढ़ा, आंसर कर दिया। 4 फिर बड़ा लंबा सा है, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। 5th मैंने करा, ठीक ठीक था, मुझे आ गया। तो ऐसे करके हो सकता है कि लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े और मीडियम साइज के या शॉर्टर क्वेश्चन से ही 10 क्वेश्चंस आ जाए। आप कहोगे मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे 8 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, 2 बच गए, कोई बात नहीं, फिर आप लेंदी पर आओ, कोई बात नहीं। तो भी आपको सारे लेंदी तो नहीं पढ़ने पड़े ना बीच के, और हो सकता है एक भी नहीं पढ़ना पड़े, हो सकता है 1 या 2 ही पढ़ना पड़े, तो काफी टाइम सेव होता है स्टूडेंट। ये एक प्रैक्टिकल टिप मैं आपको दे रही हूं, इसे अपने सारे मॉक टेस्ट में फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। पहले 10 ही काउंट होंगे जो भी आपने करेक्ट करे हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं जिनमें से 4 गलत हैं और आगे जाके 4 सही हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे। फर्स्ट 10 अटेम्प्टेड क्वेश्चंस जो हैं, सही गलत वो अलग बात है, पहले 10 जो अटेम्प्ट करे हैं वो काउंट होते हैं। तो आई होप ये फंडा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। चलो अब हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि हम पेपर को किस सीक्वेंस में स्टार्ट करें। देखिए हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से शुरू करो। ये एक वॉर है और इसमें हमें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड सबसे पहले बतानी है। जनरली बॉटनी जूलॉजी में से कुछ एक स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो भी आपका है। जनरली केमिस्ट्री उससे कम होता है, फिजिक्स सबसे कम होता है नीट वाले स्टूडेंट्स का। आपका सीक्वेंस अलग भी हो सकता है। मैं फिर भी कहूंगी कि स्टार्ट विथ बायो, क्योंकि स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर कभी भी मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा लेवल टफ आ गया, तो एकदम से कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है और नर्वसनेस आती है। तो भले ही आपका कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट स्टार्ट विद बायो। नाउ यहां पर हमें 50 से 55 मिनट्स रखने हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। विथ OMR फिलिंग की मैं बात कर रही हूं। अब यहां पर एक बात बड़ा ध्यान से समझ लो सब लोग, और वो ये है कि बायो को प्लीज 30 मिनट 25 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश ना करें। ये बड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है? डोंट रश भाई, कोई कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है पेपर सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा। कंपटीशन ही चल रहा है कि पेपर बेस्ट तरीके से एक्यूरेटली
लिमिटेड टाइम में कौन सॉल्व करेगा। यहां पर खेल केवल स्पीड का नहीं है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों का है। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। कोई कंपटीशन नहीं है, किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना। वो टॉपर्स के इंटरव्यू देख के मैंने 25 मिनट में सॉल्व किया 30, हाँ नहीं भाई, हमको 3 घंटे 20 मिनट मिले, हम 3 घंटे में पेपर पूरा सॉल्व करके OMR भरेंगे, तो भी 15 से 20 मिनट हमारे पास रिविजन के लिए। कोई हड़बड़ी मत करिए, बायो के पेपर में लीजिए 50 से 55 मिनट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब स्टार्ट करा पेपर। पेपर के बाद में हमें क्या करना है, ध्यान से समझो। सपोज मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, एक तो हमेशा पेन से ऐसे लाइन कर करके पढ़ो, ठीक है। इसके बाद अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, सर्कल या अंडरलाइन। अब कई स्टूडेंट्स हैं जिनके सेंटर्स पर उनके इन्विजिलेटर ही अलाउ नहीं करते हैं। अगर नहीं करते इन्विजिलेटर तो फिर नहीं करना पड़ेगा, फिर दिमाग में कीवर्ड्स को पिकअप करना पड़ेगा, या रफ वर्क में मोटा मोटा कुछ लिख लो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। मैं दोबारा कह रही हूं, डोंट रश, डोंट रश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भागो मत। देखो मेरा टारगेट होना चाहिए, भले ही मेरे 2 क्वेश्चन छूट जाएं, पर जो मैं कर रही हूं वो मैं पक्का अच्छे से सॉल्व करूंगा या करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रीड ऑल ऑप्शंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमने पहला ऑप्शन पढ़ा, हमें बिल्कुल सही लगा, हमने आंसर लगा दिया, पर हो सकता है थर्ड ऑप्शन और अच्छा ऑप्शन था, बेटर ऑप्शन था, तो यू हैव टू सिलेक्ट बेटर आउट ऑफ ऑल। इसीलिए आपको ऑल ऑप्शंस पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन को तमीज से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ऑप्शंस भी ढंग से पढ़ने हैं, सारे पढ़ने हैं, जल्दी नहीं करनी। भले ही अगर आप क्वेश्चन में 40 सेकेंड्स लेते हो ना, तो 50 सेकेंड्स ले लो, कोई बात नहीं है, पर वो गलत नहीं होना चाहिए। नाउ इसके बाद में ये सब पढ़ लिया हमने। अब किसी भी क्वेश्चन पर 20-30 सेकेंड से ज्यादा अटकना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, एक क्वेश्चन करने बैठ गए फिर केमिस्ट्री में, अटक गए उसी पे, 2 मिनट 3 मिनट निकल गए, पता पड़ा आगे बहुत आसान क्वेश्चंस थे जो छूट गए हमारे। ऐसा बहुत होता है। हमारा टारगेट है एक बार हमें पूरा पेपर एंड तक पढ़ना है, सारे सॉल्व करने हैं। जिस पे भी 20-25 सेकंड से ज्यादा अटक रहे हो ना, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन कर रहे हो पर वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा, चारों में से कोई भी ऑप्शन का आंसर नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन करके छोड़ दो। बायो में याद नहीं आ रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भाई क्या पता आगे बहुत आसान क्वेश्चन है। होता क्या, अपन अटक जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर जब आगे पहुंचते हैं तो टाइम कम बचता है, नर्वसनेस होती है, और नर्वसनेस में आती हुई चीजें गलत होती हैं। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना मेरी टिप, किसी भी क्वेश्चन 20-25 सेकंड में नहीं आए, छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो, नर्वस मत हो। ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ हुआ था फिजिक्स के पेपर में, शुरू के 10 क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़े, अटक रही हूँ, छोड़ती जा रही हूँ, पर कोई बात नहीं। मैं पूरे साल इस चीज को प्रैक्टिस करती थी, मुझे पता था इतनी बुरी किस्मत नहीं, कभी ना कभी किस्मत संवरेगी। 11वें क्वेश्चन से मुझे आने शुरू हो गए, 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर जब मैंने रीविजिट किया, जब मैं दोबारा रिवीजन करने आई, तो मुझे वो 10 क्वेश्चंस भी बन गए, क्योंकि अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था, मेरा माइंड रिलैक्स हो गया था। इट ऑल रियली वर्क साइंटिफिकली डियर स्टूडेंट्स। चलिए आइए, अब इसके बाद में ये बड़ा मरवाता है, रफ वर्क को रफ की तरह ना करें, इसे फेयर वर्क की तरह करें। इसका नाम ज्यादा सीरियसली मत लो आप। रफ वर्क में कैलकुलेशन करते हैं ना, 3 को 8 लिख देते हैं और सारा खेल खराब हो जाता है। या जब हमें रिवीजन करना है तो हमें समझ ही नहीं आता हमने क्वेश्चन नंबर 5 कहां पे अटेम्प्ट किया था। तो रफ वर्क में प्रॉपर हमेशा, जैसे 5 लिखा मैंने, प्रॉपर मैंने जो भी कुछ है वो लिखा यहां और बॉक्स बना दिया। इवन जो आंसर आया, सपोज मेरा आंसर 0.2 आया, उसको भी मार्क कर दिया, ताकि जब मैं रिवाइज करूंगी, अगर मुझे इस क्वेश्चन पे दोबारा आना है तो मुझे इजीली दिख जाए। एक काम और करना स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पर ये लगाना शुरू कर दो, करेक्ट हैंड टू हैंड लगा दो। अगर आपने डन एंड डस्टेड, बिल्कुल आपको आता है, बात खत्म हो गई, दोबारा देखना ही नहीं है। क्रॉस, अगर भनक ही नहीं है, जीवन में कभी इस बारे में सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो क्रॉस लगा दो। और अगर आपको रिविजिट करना है, उसे चेक करना है, तो क्वेश्चन में गोला लगा दिया करो। जिस पे भी अटके नहीं आ रहा, गोला लगा दिया, याद नहीं आ रहा, गोला लगा दिया, आगे बढ़ते गए। ये जो सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम अब लास्ट में करेंगे। तो एक बार टिक क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, उसका आंसर देखा, ऑप्शन सारे पढ़े, आंसर निकाला, पेपर पे टिक कर लिया, ठीक है।
ऐसा मैं करती गई, जहां टक रही हूं आगे बढ़ती गई, करती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, एंड तक आ गई। एंड में आने के बाद एक बार मेरा पूरा पेपर हो गया, अब मैं दोबारा से जाऊंगी तो केवल जहां गोले लगा रखे हैं मैं उन्हें ही देखूंगी। इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, OMR की जो फिलिंग करेंगे वो हर 10 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के बाद में करनी है। OMR ना तो आप साइमल्टेनियसली करोगे, नो, और ना आप एट द एंड करोगे, नो। साइमल्टेनियसली करने में खतरा क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि हमें आ रहा है, पर हो सकता है कि हमें वो बेहतर याद आ जाए या हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो एक साथ उसी समय हैंड टू हैंड OMR फिल नहीं करनी है और एंड में भी नहीं करनी। पता पड़ा एक भी OMR गलत हुआ, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा था, 7th वाले का मैंने 6th पे मार्क किया, 8th वाले का 7th पे मार्क किया, पूरी OMR शीट मेरे स्टूडेंट के साथ हो चुका है, इसीलिए आपको बता रही हूं। ये बिल्कुल नहीं करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स OMR गलत फिल होने के कारण जब सिलेक्ट नहीं होते, उससे बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं होता है। तो OMR हमें हर आप या तो सेक्शन वाइज कर सकते हो, 35 क्वेश्चंस करे, फिर 10 क्वेश्चंस करे, उसके बाद OMR फिल कर लो, या 20 क्वेश्चन बाद कर लो। जैसे मेरी आदत है, मैं जनरली 15 से 20 क्वेश्चन के बाद फिल कर लेती हूँ। OMR ध्यान से फिल करना, 1 है तो ये मैंने सपोज फिल कर दिया, 2 मुझे नहीं आता, 3 कर रही हूं तो ध्यान से करना, 3 2 में मत फिल कर देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब मैं वापस आऊंगी एनसर्कल्ड क्वेश्चंस पर और उन्हें भी देखूंगी, और अब मेरे पास एंड में टाइम भी होगा पूरा पेपर रिवाइज करने का। ये 13 पॉइंटर थेरेपी जो है, स्ट्रैटेजी जो है, ये बहुत अच्छा हेल्प करती है स्टूडेंट्स। सो यहां पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, क्वेश्चंस ढंग से रीड करिए, ऑप्शंस ढंग से रीड करिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, रफ वर्क प्रॉपरली करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखो, और भले ही मेरे 2 क्वेश्चन छूट जाए पर जो मैं कर रहा हूं वो गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरे दिमाग में, ब्रेन में एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। मेरी सारा ब्लेसिंग्स आपके लिए, आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि जल्दी ही आप अपने मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे और उस एप्रिन और स्टेथो के लिए आपके पास हो वो, और आपके नाम के आगे मिस्टर या मिस ना लगकर डॉक्टर लग जाए। ऑल माई लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।